एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप सुपर टेट, यूपी टेट, लेखपाल, बीएड एंट्रेंस, एसएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत ही रामबाण साबित होंगे। साथ ही साथ वीडियो के लास्ट में इन्हीं क्वेश्चंस में से मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगा, उनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ईमानदारी से बताना है। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत के अलावा तमिल भाषा कहाँ की आधिकारिक भाषा है? ऑप्शन आपके सामने है, श्रीलंका और सिंगापुर, ऑप्शन बी मॉरिशस और सिंगापुर, ऑप्शन सी श्रीलंका और मलेशिया या फिर ऑप्शन डी इंडोनेशिया और मलेशिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी श्रीलंका और मलेशिया। दोस्तों, आप सभी को पता है कि तमिलनाडु की जो भाषा है, आधिकारिक भाषा है, वो तमिल है, लेकिन इसके अलावा श्रीलंका और मलेशिया यहाँ पर भी तमिल भाषा प्रयोग में लाई जाती है। अगला क्वेश्चन, किसका काल मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, जहांगीर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी औरंगजेब या फिर ऑप्शन डी अकबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शाहजहां। दोस्तों, 2-4 दिन पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया था और उसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर 3 क्वेश्चन एक जैसे पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपसे यही पूछा जाता है कि वास्तुकला का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? तो शाहजहां के काल को वास्तुकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। यहीं पर अगर आपसे पूछा जाता कि चित्रकारिता का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है, तो जहांगीर के काल को चित्रकारिता का स्वर्णकाल कहा जाता है। और तीसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहा जाता है? तब आपका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। इनके शासनकाल को याद रखिएगा कि भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय बुद्ध किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने मैत्रेय, ऑप्शन बी अवलोकितेश्वर, ऑप्शन सी अश्वघोष या फिर ऑप्शन डी पद्मसंभव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पद्मसंभव। दोस्तों, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि द्वितीय बुद्ध किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा कि पद्मसंभव को ही द्वितीय बुद्ध कहा जाता है। अगर आपसे यहाँ पर यह पूछा जाता कि द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर हो जाता कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता है। और आप सभी को पता भी है कि शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में कनिष्क के द्वारा ही की गई थी। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है? ऑप्शन आपके सामने अप्सरा, ऑप्शन बी एकतारा, ऑप्शन सी भारत या फिर ऑप्शन डी स्वरूप। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अप्सरा। दोस्तों, याद रखिएगा कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर जो है वो अप्सरा है। यहीं पर अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का अंतिम परमाणु रिएक्टर कौन सा है, तो याद रखिएगा कुडनकुलम है। अगर आपसे पूछा जाता है कि ये जो कुडनकुलम है ये कहाँ पर है, तो याद रखिएगा तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन, जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन सी उत्तराखंड या फिर ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। दोस्तों, याद रखिएगा कि जोजिला दर्रा जो है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस दर्रे से श्रीनगर से लेह जाने का रास्ता है, तो याद रखिएगा कि जोजिला दर्रे से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है? ऑप्शन आपके सामने है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या फिर ऑप्शन डी असम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। दोस्तों, याद रखिए कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो जिसकी सीमा सबसे अधिक राज्यों को स्पर्श करती है, यानी कि उत्तर प्रदेश की सीमा 9 राज्यों को स्पर्श करती है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने लेह, ऑप्शन बी सियाचिन, ऑप्शन सी कारगिल या फिर ऑप्शन डी लद्दाख। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सियाचिन। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा सियाचिन। याद रखिए कि सियाचिन को ही सफेद पानी के नाम से जाना जाता है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन, लक्षद्वीप समूह स्थित है। आपको बताना है कि भारत के किस तरफ लक्षद्वीप समूह स्थित है। ऑप्शन आपके सामने कच्छ की खाड़ी में, ऑप्शन बी बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन सी मन्नार की खाड़ी में या फिर ऑप्शन डी अरब सागर में।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरब सागर में। दोस्तों अगर हम दक्षिण भारत को देखें तो आप सभी को पता है कि नीचे की तरफ हिंद महासागर है, पूरब की तरफ क्या है तो बंगाल की खाड़ी है, और पश्चिम की तरफ क्या है तो पश्चिम की तरफ यहाँ पर अरब सागर है, और लक्षद्वीप की स्थिति जो है वो अरब सागर में ही है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? ऑप्शन आपके सामने है ला हिचिंग, ऑप्शन बी पार्सन्स पॉइंट, ऑप्शन सी पिगमेलियन पॉइंट, या फिर ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। दोस्तों याद रखिए कि भारत का जो दक्षिणी बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है, और याद रखिए कि इंदिरा पॉइंट को ही लाहिचिंग, पार्सन्स पॉइंट और पिगमेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ऑप्शन आपके सामने बिहार, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, या फिर ऑप्शन डी उड़ीसा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उड़ीसा। दोस्तों याद रखिए कि कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड शामिल है। इसमें उड़ीसा नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाहयान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? ऑप्शन आपके सामने चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी कुमार गुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, या फिर ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त। दोस्तों जो चंद्रगुप्त मौर्य था ये मौर्य वंश में था, लेकिन जो चंद्रगुप्त द्वितीय था और चंद्रगुप्त प्रथम था ये दोनों गुप्त वंश में थे। चंद्रगुप्त द्वितीय जो था इनके शासनकाल के दौरान ही फाहयान भारत आया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि हर्षवर्धन जो हुएनसांग है किसके शासनकाल में आया था, तो याद रखिएगा कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। यहीं पर अगर आपसे पूछा जाता है कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था, याद रखिएगा कि जो इब्न बतूता है ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में मोरक्को से भारत आया था। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले अब हम कल के वीडियो से 2 कमेंट्स पर चर्चा करेंगे, जिनमें सबसे पहला कमेंट है हर्षा जी का। इन्होंने लिखा है, मुझे आपका क्वेश्चन एंड आंसर बहुत पसंद आया है, मैं केबीसी के लिए पढ़ रही हूँ, इट्स वेरी यूजफुल फॉर मी सर। अगला कमेंट है रविकांत भारद्वाज जी का। इन्होंने लिखा है, सर आपकी क्लास वैसे भी बेस्ट है, जो कोई भी तैयारी करे तो 100% कोई भी टेस्ट को निकाल सकता है, जो कि मैंने मात्र 3 मंथ की तैयारी में टेट प्राइमरी और जूनियर दोनों निकाल लिया है। अब सुपर टेट के लिए भी देखता हूँ, अब देखो कितना आ सकता है, बाकी आप तो पूरी मेहनत से पढ़ाते हैं, थैंक्स सर जी। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत थैंक यू। मैं थैंक यू कहना चाहूँगा इसलिए क्योंकि आप लोगों ने मुझ पर इतना भरोसा दिखाया है, तो इसीलिए आप सभी को फिर से एक बार दिल से थैंक यू। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्वज गीत की रचना किसने की थी? ऑप्शन आपके सामने श्यामलाल गुप्त, ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त, या फिर ऑप्शन डी माखन लाल चतुर्वेदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्यामलाल गुप्त। तो याद रखिए कि ध्वज गीत यानी कि झंडा गीत की जो रचना की गई थी वो श्यामलाल गुप्त जी के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, यह कथन किसका है? ऑप्शन आपके सामने हैं जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी विनोबा भावे, ऑप्शन सी गांधी जी, या फिर ऑप्शन डी नेहरू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गांधी जी। दोस्तों जो कोई भी लेखपाल की तैयारी कर रहा होगा उसके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को अलग से लिख के रख लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा कि भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, ये गांधी जी के द्वारा कहा गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि रैमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे, याद रखिएगा कि रैमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले भारत के जो पहले व्यक्ति थे वो आचार्य विनोबा भावे थे। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने शिमला प्रपात, ऑप्शन बी जोग प्रपात, ऑप्शन सी कोर्टाल्लम प्रपात, या फिर ऑप्शन डी होगेन कलवल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जोग प्रपात। दोस्तों याद रखिए कि जोग जलप्रपात जो है ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जोग जलप्रपात कहाँ पर है, याद रखिएगा कि ये कर्नाटक में है और शरावती नदी पर है। अगला क्वेश्चन, भारत में तीसरा सबसे बड़ा पद्म पुरस्कार कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने पद्मश्री, ऑप्शन बी भारत रत्न, ऑप्शन सी पद्म विभूषण, या फिर ऑप्शन डी पद्म भूषण।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पद्मश्री। दोस्तों यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर आपसे पूछा गया कि तीसरा सबसे बड़ा पद्म पुरस्कार कौन सा है। अगर आपसे खाली पुरस्कार पूछता तो आपका आंसर हो जाता पद्म भूषण, लेकिन अगर आपसे पूछता है पद्म पुरस्कार तीसरा सबसे बड़ा कौन सा है तो पद्मश्री है। तो याद रखिएगा कि जो पद्म पुरस्कार की बात करें तो पद्म पुरस्कार में सबसे बड़ा पद्म पुरस्कार जो है वो पद्म विभूषण है, दूसरा सबसे बड़ा पद्म पुरस्कार पद्म विभूषण है और तीसरा सबसे बड़ा पद्म पुरस्कार जो है वो पद्मश्री पुरस्कार है। यहीं पर अगर भारत के सबसे बड़े पुरस्कार की बात करें तो वो भारत रत्न है, दूसरे नंबर पर भारत का सबसे बड़ा जो भारत का पुरस्कार है वो पद्म विभूषण है, तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा भारत का पुरस्कार जो है वो पद्म भूषण है और चौथे नंबर पर भारत का सर्वोच्च पुरस्कार जो है वो पद्मश्री है। आपसे पूछा गया है कि तीसरा सबसे बड़ा पद्म पुरस्कार कौन सा है तो पद्मश्री है, क्योंकि यहाँ पर पद्म पुरस्कार के बारे में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, भारत में डाक प्रथा का प्रचलन किस शासक ने किया था। ऑप्शन आपके सामने शेरशाह सूरी, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी अकबर या फिर ऑप्शन डी जहांगीर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शेरशाह सूरी। तो याद रखिए कि भारत में डाक प्रथा का प्रचलन शेरशाह सूरी के द्वारा शुरू किया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी, याद रखिएगा शेरशाह सूरी ने ही बनवाई थी। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने 29 जनवरी, ऑप्शन बी 1 जनवरी, ऑप्शन सी 31 जनवरी या फिर ऑप्शन डी 25 जनवरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 25 जनवरी। दोस्तों याद रखें कि 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रया किसका उपयोग करती है। ऑप्शन आपके सामने अमीनो अम्ल, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी बसा अम्ल या फिर ऑप्शन डी सुक्रोज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्लूकोज। दोस्तों याद रखिए कि जो हमारी कोशिकाएं होती है वो ऊर्जा उत्पादन के लिए ग्लूकोज का प्रयोग करती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि रक्त शर्करा किसे कहा जाता है तो याद रखिए कि जो रक्त शर्करा है ये ग्लूकोज को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी है। ऑप्शन आपके सामने है पिया मीटर, ऑप्शन बी मीटर, ऑप्शन सी ड्यूरा मीटर या फिर ऑप्शन डी एरेक्नोइड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ड्यूरामीटर। दोस्तों हमारे जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क के सबसे ऊपर एक जो परत है इसको ड्यूरामीटर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, साबूदाना किससे बनाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने पाइनस, ऑप्शन बी सेड्रस, ऑप्शन सी जूनीपेरस या फिर ऑप्शन डी साइकस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी साइकस। दोस्तों याद रखिए कि साइकस से ही साबूदाना प्राप्त किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि चिलगोजा किससे प्राप्त किया जाता है तो याद रखिएगा पाइनस से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन, मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने है एस्चेरिया कोलाई, ऑप्शन बी कोरिनो बैक्टीरियम, ऑप्शन सी विब्रियो कॉलेरी या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एस्चेरियाई कोलाई। तो याद रखिए कि हमारी आंत में यानी कि इंटेस्टाइन में एस्चेरिया कोलाई जो जीवाणु है ये पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि हमारे आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो याद रखिएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, टिक्का रोग किसमें होता है। ऑप्शन आपके सामने ज्वार, ऑप्शन बी गन्ना, ऑप्शन सी चावल या फिर ऑप्शन डी मूंगफली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मूंगफली। दोस्तों याद रखिए कि जो टिक्का रोग है ये मूंगफली से संबंधित रोग है। अगर आपसे पूछते हैं कि मूंगफली जो है इसका उत्पादन सबसे अधिक भारत के किस राज्य में होता है, याद रखिएगा गुजरात में होता है। अगला क्वेश्चन, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। ऑप्शन आपके सामने क्यूटिन, ऑप्शन बी काइटिन, ऑप्शन से सुबेरिन या फिर ऑप्शन डी सेल्यूलोज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सेलुलोज। दोस्तों याद रखिएगा कि शैवाल जो होते हैं इनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कवकों की कवक भित्ति किसकी बनी होती है, याद रखिएगा काइटिन की बनी होती है और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने बुल्फिया, ऑप्शन बी कमल, ऑप्शन सी गुलाब या फिर ऑप्शन डी रेफ्लेशिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बुल्फिया। दोस्तों याद रखिए कि संसार का सबसे छोटा पुष्प जो है वो बुल्फिया है। अगर आपसे पूछते हैं कि संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है तो याद रखिएगा रेफ्लेशिया है। तो दोस्तों अब मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगा, उनके आंसर आपको बिल्कुल ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में बताना है।
जिनमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि टिक्का रोग किससे संबंधित है और दूसरा क्वेश्चन है साबूदाना किससे बनाया जाता है। दोनों क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।